प्रिय छात्रों, आज की पढ़ाई से पूर्व मैं पढ़ाई से ही इतर नहीं कहूँ, पढ़ाई की ही बातें हैं, लेकिन एक सूचनाएं देना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत खुशी का मौका है। और अब जब भी कोई छात्र सफल होता है तो मेरे लिए सबसे गौरवान्वित होने वाला विषय होता है। कल जो है रात्रि में 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम आया और उसमें मेरे कई जो पूर्ववर्ती छात्र हैं वो सभी उसमें सफल हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सत्यजीत, सुहैल, विनीता, सरिता, स्नेहा, विमलेश, विजेता, प्रियंका, हरीश शर्मा, मीनाक्षी, सक्षम, ये कई ऐसे छात्र जिन्होंने कल मुझे सूचनाएं दी कि सर मेरा परीक्षा परिणाम आ गया और उन सबको इंटरव्यू के लिए मुझे ट्रेंड करना है। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे छात्र मेरे सफल हों। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो सभी सफल होकर प्रशासन में आए और एक ईमानदार प्रशासक बने, ताकि जो मेरा मुहिम है, वो कारवां है, वो चलता रहे और मेरे जैसे और कई छात्रों को वो लोग भी पढ़ाएं और आगे इस कारवां को आगे बढ़ाएं। आप लोग से भी उम्मीद करता हूं कि तमाम जितने मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप धीरे धीरे आत्मसात करते जाएं और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए उसको आप मुझसे शेयर करें। तो मैं तमाम पहलुओं पर आप एक एक विद्यार्थी पर भी मैं मेहनत करना चाहता हूं, ताकि आप लोग जीवन में सफल हों और आप सफल होंगे, मैं खुश होऊंगा। धन्यवाद। अब मैं आप पढ़ाई पे आता हूँ। अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में 12 से लेकर 31 तक की बातें की। 31 जो संपत्ति का अधिकार एबॉलिश हो चुका, वहाँ तक बातें हम लोगों ने की और अब 32, 33, 34, 35 इसकी बातें करूँगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बगैर जितने भी आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सब बेमानी साबित होंगे। इसके बगैर संविधान निरर्थक है, ऐसा अंबेडकर साहब ने कहा। संविधान सभा में जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाने लगी, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसके बगैर तो अर्थहीन हो जाता है संविधान ही। इसलिए उन्होंने इसमें आत्मा की संज्ञा दी, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसमें अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो कहाँ जाएगा? अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? अभी है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जाएगा और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। दो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत अपील कर सकता है। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस भी है, यहाँ पे मैं बता दूं। 32 के तहत भी रीट जारी करने का अधिकार है और 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार है। रीट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। तो जो ये अधिकार जो दिए गए हैं इसमें कुछ अंतर भी है थोड़ा। इसमें आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है वो फंडामेंटल राइट्स के हनन पर ही केवल जारी कर सकता है और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त अन्य अधिकारों पर भी रीट जारी कर सकता है। वो हाई कोर्ट के विशेषाधिकार, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और दूसरी तरफ देखें कि 32 के तहत अगर आप जाते हो फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी होता है, वो रीट जारी करेगा ही करेगा, वो एडमिट करेगा ही करेगा आपके केसेस को। हाई कोर्ट के साथ ये बाउंडेशन नहीं है, वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकता। हाँ, ये दिगर बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है कि आप
यहाँ अपील कर रहे हो तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, ये वो उसके जुडिस्डिक्शन है। लेकिन हाई कोर्ट एडमिट करेगा कि नहीं करेगा ये हाई कोर्ट पर निर्भर करता है, वो बहुत बाध्यकारी नहीं बनाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर संसद यह निर्णय ले कि किसी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अमुक जो है अधीनस्थ न्यायालय को रीट जारी करने का, इसकी सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है, तो वो ऐसी व्यवस्था कर सकता है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इतनी बातें तो ये हुई आर्टिकल 32 के इंट्रोडक्शंस की बातें। महत्वपूर्ण कितना आप समझ गए हैं। अब हम आते हैं जो 5 रीट्स दिए गए हैं, 5 रीट दिए गए। रीट क्या होता है? रीट कहते हैं ऑर्डर को, आदेश को। ये ऑर्डर्स आदेश पारित करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आदेश पारित करने को कहते हैं रीट। अब ये रीट किसके किसके संबंध में कब कब जारी क्या करना है वो हम लोग विस्तार से बताएंगे। ये 5 रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैवियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का होता है दैट यू हैव द बॉडी, यानी कि सशरीर उपस्थित करना। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ये रीट जारी किया जाता है कि उसे सशरीर उपस्थित किया जाए कोर्ट को, और कोर्ट ये देखेगी कि जो प्राधिकारी है, जो अथॉरिटी, जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है, वो न्यायपूर्ण ढंग से, विधि के अनुसार, लीगल ढंग से उसने गिरफ्तार किया है कि नहीं किया। अगर उसने गिरफ्तार नहीं किया गया है तो वो उसे रिहा करने का आदेश जारी करती है। आर्टिकल 22 में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अगर किया जाए तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होता है। इस 24 घंटे में ध्यान रखिएगा आने जाने का समय छोड़कर। तो इसमें इसीलिए दिया गया कि ये हैवियस कॉर्पस है, इसीलिए रखा गया कि कोई व्यक्ति को गलत ढंग से कभी गिरफ्तार कर लिया जाए। इसमें जो है अक्सर जो है आरोप लगते हैं पुलिस पे कि वो गलत ढंग से किसी को गिरफ्तार कर ले, आम जनता का इसमें फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है। अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उसके लॉफुल तमाम होते हैं, कभी कभी शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तमाम चीज़ें कर ली जाती है, तो इससे मानवाधिकार और तमाम चीज़ें बातें उठ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें फंडामेंटल राइट्स के तहत ये दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया, अगर गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया, तो वो व्यक्ति स्वयं अपने को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए कर सकता है प्ली। अन्यथा वो अगर नहीं करता तो कोई दूसरा व्यक्ति, वो उसका हितबद्ध व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एनीबडी एल्स, उसके संबंध में उसका कोई रिलेटिव हो अथवा कोई नहीं भी हो, वो भी उसके पक्ष में जाकर के न्यायालय के समक्ष यह आवेदन दे सकता है कि अमुक व्यक्ति को गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें उस गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध हैवियस कॉर्पस जारी करेगी, ये रीट जारी करेगी, आदेश जारी करेगी कि आप सशरीर उसको उपस्थित करें। तो आप समझ गए होंगे हैवियस कॉर्पस का मतलब। ये किसी भी लोक अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति, ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ये किसी भी लोक अधिकारी, जो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, वो कोई गिरफ्तार करने का जिसको भी पावर है, अथॉरिटी, वो कोई भी हो सकता है, तो उसको, या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी को भी जारी किया जा सकता है। बहुत लोग होते हैं जो प्राइवेट व्यक्ति भी जो है गिरफ्तार करवा लेते हैं, जैसे कोई लोन वगैरह दिया, तमाम लोग दिया और उसके संबंध में गिरफ्तार लोग कर लेते हैं। ध्यान में रखिए ये आपराधिक होता है, ठीक है। ये दीवानी वाले मामले में ये रीट नहीं होते, आपराधिक वाले में मामले में रीट होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना।
तो ये किसके विरुद्ध जारी हो सकता है? जो लोक अधिकारी है, अधीनस्थ न्यायालय भी अगर देता है उसके विरुद्ध भी होता है, कोई भी हो सकता है, कोर्ट भी हो सकता है, सिविल कोर्ट भी हो सकता है, उसके विरुद्ध भी जारी हो सकता है। तो जो भी गिरफ्तारी करवाने वाले अथॉरिटी होते हैं उसके विरुद्ध ये जारी होता है। अब हम आते हैं दूसरे पर, और दूसरा है वो मैंडेमस। मैंडेमस जो दूसरा है, परमादेश। ये रीट किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दाखिल किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ही यह आदेश जारी किया जाता है। हम आदेश देते हैं, ऑर्डर टू बी गिवन, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को या कोर्ट को, अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको, कॉरपोरेशन को, जिसमें भी सरकार के, गवर्नमेंट के पैसे लगे हैं वो सब परिधि में आते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था। तो ये उसको आदेश दिया जाता है। क्या आदेश दिया जाता है? यदि उसने अपने ड्यूटीज़ का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया, यानी उसने अपनी जो कार्य हैं उसको आप निष्क्रियता बरती, सक्रियता नहीं बरती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए हैं, जिससे जनता झेल रही है। कोई भी सार्वजनिक भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का, एक विशेष का भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इसके संबंध में आदेश कोर्ट जारी करती है। मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे कभी आप देखेंगे कि अभी बरसात का मौसम है और आप देखेंगे कि भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो जाते हैं और सिटीज़ में पूरी जल जमाव हो गई, निकल नहीं रहा है, पानी जमा हुआ है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो इसमें कोर्ट संज्ञान लेती है और फिर उसमें ये आदेश जारी करती है कमिश्नर को, तमाम जितने भी नगर निगम के कमिश्नर हैं वो सबको तलब करती है और बोलती है 24 घंटे के अंदर हम आदेश देते हैं कि जल जमाव से, पानी से का निष्कासन शहर से किया जाए। तो ये जो आदेश है, वो जो आदेश, इसी को मैंडेमस कहते हैं। परमादेश है, परम आदेश, बहुत बड़ा आदेश है, इससे बड़ा कोई आदेश नहीं हो सकता। तो परम आदेश है कि आप अपनी निष्क्रियता को तोड़ें और सक्रिय होते हुए इस कार्य का संपादन करें, ऐसा वो आदेश देते हैं। इस अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे ढंग से पूरा करने का ऑर्डर दिया जाता है, इसे कहते हैं परमादेश। चाहे वो किसी संबंध में हो सकता है। मान लो कि कोई बच्चा है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए गया और एसडी और डीएम के यहाँ गया और उसका नहीं बनाया जाता है और उसकी वजह से वो फॉर्म वगैरह नहीं भर पा रहा है, तमाम चीज़ें नहीं कर पा रहे। कोर्ट में अगर जाएगा तो परमादेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर यथाशीघ्र इसका प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए और कोर्ट को सूचित किया जाए। यानी कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, इसलिए कोर्ट को ये मैंडेमस जारी करना पड़ा और चाहेगी तो उसमें उसको पनिश भी कर सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हो सकता है कि कोई फॉर्म भरने का डेट खत्म हो गया जिसकी वजह से वो तनाव में आ गया और वो आर्टिकल 21 का हनन हो गया, नहीं हो सकता है, तनाव हो गया, हार्ट और उसका बीपी हाई हो गया, हार्ट अटैक हो जा सकता है। और ये सिद्ध हो जाए कि जैसे ही इसको ये गया सर्टिफिकेट बनाने के लिए और वहाँ पर जो है नहीं बनाया गया, वो तनाव में आया और उसके बाद उसके ब्लड प्रेशर हाई हुआ, वहीं हार्ट अटैक हुई, आया पहुँचा, डॉक्टर ये करेंगे कि हाँ इसी ड्यूरेशन में हुआ है। निश्चित रूप से आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण है, तुरंत उस पर रीट जारी होगी और पनिश किया जाएगा और क्षतिपूर्ति का दावा भी किया जाएगा उस अधिकारी के विरुद्ध। ये जो आप देखते हो, ये चीज़ें जो दी गई हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। जब तक अधिकार आप समझेंगे नहीं अपना, तब तक एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने अधिकारों को भी समझिए, फिर कर्तव्यों का भी निर्वहन के लिए राज्य तो अपना नीति निषेध तत्व के कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की भूमिका निभाता ही है। तो जब वो नहीं निभाएगा, आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे और तब आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है।
दिगर बातें हैं कि हमारे यहाँ न्यायिक पद्धति में बहुत लंबा समय न्याय मिलने में लग जाता है, वो अलग बातें हैं। लेकिन आप जा सकते हैं, धैर्य बनाए रखें, मिलता है, न्याय जरूर मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है हमारी न्यायिक पद्धति बहुत खर्चीली है, गरीबों के लिए सक्षम नहीं हो पाता है। हाँ, ये तय बातें हैं कि उसके लिए भी अपने प्रोसीड्योर मैं आगे चल के बताऊँगा जब न्यायपालिका पढ़ाऊँगा कि आप कैसे, अगर आप वीकर सेक्शन के हैं तो आप कैसे न्यायपालिका में के पास आप पहुँच सकते हैं अपने न्याय के लिए, तो वो भी मैं बताऊँगा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण यानी प्रोविशन और सर्टियररी, इन दोनों को एक साथ समझने की आवश्यकता है। ये दोनों थोड़ा बारीक अंतर है, लेकिन दोनों को समझने की एक साथ ही आवश्यकता। मैं एक साथ ही आपको बताता हूँ कि प्रोविशन जो है प्रतिषेध, ये किसी पब्लिक अथॉरिटी के विरुद्ध जारी नहीं होता। ये अपर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को जारी करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट, या हाई कोर्ट अपने सिविल कोर्ट के या किसी अन्य जो न्यायाधिक प्राधिकरण है उसके अथॉरिटी के विरुद्ध जारी कर सकता है। ये क्या है, प्रोहिबिशन क्या है? कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में गया और अपना वाद दाखिल किया, लेकिन उस न्यायालय में उसका जुरिस्डिक्शंस न हो, वो उसके परिधि के अंतर्गत में नहीं आता, उसकी सुनवाई करना उसके परिधि के अधिकार के विरुद्ध जाता है, उसके प्रोसीड्योर जो है उसका उससे बियॉन्ड चला जाता है, तब उस पर जो अपर कोर्ट है वो कहती है कि आप किस हैसियत से इसको सुनवाई कर रहे थे, ये तो आपके परिधि के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो उसको रोक देता है, प्रोहिबिट कर देता है, प्रतिषेध कर दिया, रोक दिया कार्रवाई को, कि आप इसको रोक दीजिए, जो कार्रवाई चल रही है इसको रोक दीजिए, आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। लेकिन अगर उसने सुनवाई करके डिसीजन दे दिया, तब उस निर्णय के विरुद्ध वो कहता है कि ये तो आपके न्यायालय के, आपकी परिधि के अंतर्गत था ही नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय दे दिया? ये जो आपका ऑर्डर है और ये जो केस है उसको मेरे पास भेज दीजिए। उत्प्रेषण, उत मतलब ऊपर की ओर, प्रेषण मतलब भेजना। उत्प्रेषण यानी मेरे पास भेज दीजिए, ऊपर की ओर भेज दीजिए, केस को ऊपर की ओर भेज दीजिए, तो उसको हम लोग करते हैं सर्टियररी। तो ध्यान में रखना, एग्जाम्शंस में क्या पूछता है, जब किसी वाद की कार्रवाई चल रही हो तो अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध कौन सा रीट भेजा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? प्रतिषेध, जब कार्रवाई चल रही हो। और जब किसी वाद के, किसी केस के, वाद मीन्स केस, किसी वाद की कार्रवाई का निर्णय आ गया हो, तब कौन सा रीट जारी होगा? सर्टियररी, उत्प्रेषण। दोनों में अंतर, बेसिक अंतर थोड़ा सा यही है कि कार्रवाई चल रही हो तो प्रतिषेध, और कार्रवाई का निर्णय आ गया हो, उस वाद का निर्णय आ गया हो, तब सर्टियररी, उत्प्रेषण। और किसके विरुद्ध जारी होता है? अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। यहाँ पे किसी प्राधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं होता है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये रीट दोनों जारी किए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये चारों आप समझ गए। और पांचवा जो है वो है क्यो वारेंटो, अधिकार परीक्षा। पांचवा जो रीट है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के संबंध में अधिकार परीक्षा, क्यो वारेंटो। परीक्षा मीन्स पूछना। ये किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है कि अगर कोई सरकारी कार्यालय में पदस्थापित कोई व्यक्ति है, उस पद पे आसीन रहने की अगर उसकी औचित्यता नहीं है, यानी रिलेवेंसी, यानी वो उस पद पर आसीन होने का क्वालिफिकेशन वो नहीं रखता है, तब ये कोर्ट जारी करती है कि इस पद पर आप कैसे बैठे हैं और कैसे आपने ये अमुक निर्णय लिया, इस पद पर बैठे रहने की आपकी औचित्यता क्या है, किसके ऑर्डर से आप बैठे, ठीक है, वहाँ पे ये जारी करती है। अब हम इसको आपको एक उदाहरण से और बड़ा क्लियर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी अनुमंडल में स्थापित हूँ
और मैं अपने घर से जा रहा हूँ, रास्ते में किसी अन्य अनुमंडल से होकर गुजर रहा हूँ और मैंने भीड़ देखी और अपनी गाड़ी रोक दी, सरकारी गाड़ी है, अपनी गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि भाई क्यों आप लोग भीड़ लगा रखा है। तो उन्होंने बताया कि सर ये सरकारी गल्ले का दुकानदार है और ये राशन जो है ये लाता है और ब्लैक मार्केटिंग कर देता है, हम लोग को देता नहीं है। पिछले माह भी इसने नहीं दिया और इस माह जो है अभी ले आया है लेकिन दे नहीं रहा है। अब मैंने उसको डांटा, हड़काया और जबरन कहा कि निकालो कहाँ रजिस्टर है तुम्हारी। और उसने कहा कि अभी मैंने अपने एसडीएम साहब से सत्यापित नहीं करवाया है, इसलिए अभी वितरण नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम नालायक आदमी हो, ये हो तमाम हो। उसको मैंने बहुत हड़काया और तुमने गरीब जनता का तुम नहीं वितरण नहीं करते हो। पिछले माह भी तुम्हारी कहाँ तुमने दिया, कहाँ लाओ राशन कार्ड सबका। मैंने सब चेक किया, तमाम चीज़ चेक किए, देखा कि उसमें गलतियाँ पाई। मैंने वो डर गया वो, और उसने ज़बरदस्ती मैंने उसका जबरन उसको गोदाम खुलवाया और सब जनता में उसको वितरित करवा दिया। और जनता मुझे बहुत तालियां बजाई कि जैसा साहब, बहुत अच्छे बड़े साहब, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। अब वो जो राशन दुकानदार था वो मेरे विरुद्ध न्यायालय में चला गया। तो न्यायालय मेरे विरुद्ध यही रीट जारी करेगी, क्यो वारंटो, और पूछेगी कि आप किस हैसियत से ये कार्रवाई आपने की, क्या आपके वो अधिकार क्षेत्र में था। बड़ी मुश्किल होगी कि मुझे बचा पाना। मैं इस बीच में जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे निश्चित रूप से पनिश किया जाएगा। मुझे करना क्या था, मैं डीएम साहब को बताता, मैं वहाँ के जो पदस्थापित एसडीएम है उसको मैंने फ़ोन करता कि आकर देख लो यहाँ पे, या डीएम साहब को बताता। तो वैसी स्थिति में मैंने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा करके ये काम किया। काम तो बढ़िया किया, लेकिन न्याय ये कहता है कि अगर वो मेरे परिधि में नहीं था तो मुझे ये कार्य नहीं करने चाहिए थे। तो अधिकार से बाहर जाकर अगर मैंने काम किया तो कोर्ट क्यो वारंटो हमसे पूछेगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये 5 रीट दिए गए हैं कि जब जब आपके अधिकारों का राज्य हनन करेगा, या राज्य तो आपने मेरे बता दिया कि राज्य की परिभाषा में कोई आवे, तो वो कोई भी व्यक्ति या अधिकारी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय में शरण लेंगे। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएंगे। ये था आर्टिकल 32 जो सबसे महत्वपूर्ण राइट्स था। अब हम आते हैं 33, 34, 35 पे। अनुच्छेद जो 33, 34, 35 है, आर्टिकल 33, 34, 35, ये एक साथ समझने की आवश्यकता है। ये सशस्त्र बल एवं जो हमारे अर्धसैनिक बल और सेना के जो लोग हैं, ठीक है, उनके संबंध में मौलिक अधिकार को फ्रीज किया जा सकता है, ये बातें लिखी गई है। संसद इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार है कि सशस्त्र सेना के, अर्धसैनिक बलों के और जो भी फोर्स के, जो सेना के लोग हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, तमाम जितने भी फोर्सेस हैं, उन सब के लिए उनके अधिकारों को सीमित करने के लिए संसद कानून बना सकती है। वहाँ पे ये अधिकार को सीज करने की बात की गई है। जरूरी भी है। आप देखेंगे विरोधाभास हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई सैनिक हो और भारत, चीन या भारत पाकिस्तान की सीमा पर हो और वो युद्ध कर रहा हो, और युद्ध करने के दौरान वो कहे कि मुझे राइट टू लाइफ प्राप्त है, अपने जीवन को रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ठीक है। आर्टिकल 21 कहता कि आपको अपने जीवन को रक्षा करने का अधिकार है।
तो नहीं लड़ेगा। या आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ाया था, बताया था, अच्छी निद्रा का अधिकार। अब सैनिक लड़ाई चल रही है और कहे हमको नींद आ रही है, हमको सोना है, अच्छी निद्रा का अधिकार आर्टिकल 21 हनन नहीं हो सकता। तब तो इन तमाम चीज़ों पे दिक्कत हो सकती है। सैनिकों को बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, प्रतिकूलताएं होती हैं और उसके अंतर्गत काम करना होता है। तो उनके अधिकारों को वैसी परिस्थितियों में संसद कानून बना करके उसको सीमित कर देती है। वो नहीं जा सकता, अगर उसके विरुद्ध वो गया तो कोर्ट मार्शल हो जाए, पनिश किया जाए। तो ये जो ये है 33 के तहत ये अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 34 कहता है, आर्टिकल 34, कि जहां भी सैन्य कानून लागू रहेगा, जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, उस क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई भी मुलाजिम हो, उसके अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। संसद ऐसा कानून बनाएगी, विधि बनाएगी और उसके बाद उसका निलंबन कर सकती है। तो वो मार्शल लॉ के अंतर्गत, सैन्य कानून के तहत ये संशोधन करके कर सकती है। और अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो इस प्रकार के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, निलंबित भी कर सकती है। राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त नहीं है, सिर्फ संसद को यह अधिकार प्राप्त है। तो 33, 34, 35 क्लियर हो गई। अब इससे संबंध में कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं, मैं उस पर आऊं। जैसे आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन आपातकाल के समय हो सकता है, उसको निलंबित किया जा सकता है। 358 के तहत ही निलंबन करने का अधिकार प्राप्त है। 359 कहता है कि 20 और 21 को छोड़ करके बाकी अन्य जितने भी अधिकार हैं, 19 को 358, बाकी अन्य जितने भी मौलिक अधिकार हैं 20, 21 को छोड़ करके आर्टिकल 359 के तहत सारे निलंबित हो सकते हैं। और आपातकाल 352 के तहत 20 और 21, यही दो ऐसा है जो निलंबित नहीं होगा। 359 के तहत बाकी अन्य अधिकार निलंबित होंगे और 358 के तहत 19 निलंबित होगा। किसी भी परिस्थिति में 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद ये संशोधन में आया कि किसी भी परिस्थिति में, और ये ध्यान में रखिएगा, उसमें आपातकाल अगर लगा है, इमरजेंसी लगा है, और अगर सशस्त्र विद्रोह है तब उसका निलंबन नहीं हो सकता। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगेगी तो अन्य अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता। बाकी अन्य आधारों पर लगता है तब होगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबन नहीं किया जा सकता। इतनी बातें फंडामेंटल राइट्स की थी। उम्मीद करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी एक किताबें आप एक बार विस्तार से पढ़ेंगे और मेरी वीडियोस को कई बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। आप लोग, बना रहा हूँ, दे रहा हूँ तो इसलिए कि आप लोग विस्तार से देखें। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट देख करके छोड़े नहीं, पूरा विस्तार से देखें। और फिर तब भी कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछे। कई बच्चे पूछे हैं, 1-2 बच्चे पूछे हैं मुझसे, लेकिन मैं चाहता हूँ और संख्या हो। इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट नहीं करते हो। 2-4 बच्चे ने क्वेश्चंस पूछे, मैं उसका जवाब दिया। आप लोग भी क्वेश्चंस पूछिए, सबसे अपेक्षा है क्वेश्चन पूछिए। इंस्टाग्राम पर मेरे जो लिंक है उस पर जाएँ, आप उसको निश्चित रूप से उसे वहाँ से प्रश्न पूछें। और मैं इससे संबंध में, फंडामेंटल राइट्स के संबंध में प्रश्न मैं आपको उस पर ही दूंगा
बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं उसको दूंगा और आप लोग उसको बनाएं और आने वाले एग्जाम्सन्स में वो सब बहुत आपको उपयोगी साबित होंगे। जब एग्जाम्सन दे लोगे तब समझ में आएगा कि ये सब प्रश्न तो अरे सर ने पूछा था। तो चूँकि इतना लंबा अनुभव रहा है हम लोगों का 30-35 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, तो इसका लंबा अनुभव है कि एग्जाम्सन्स में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो PCS हो, IAS हो, तमाम हो। मेंस के क्वेश्चंस भी जो पूछता हूँ उसके आप उत्तर लिखें, वो बहु क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप देखेंगे लिखने के तरीके सीखेंगे। जब मैं देता हूँ, मैं पिछली बार दिया आपको 2 क्वेश्चंस, कहाँ कोई मेंस के छात्र कोई लिख के दिए, नहीं दिया आप लोगों ने। लिखने से भागेंगे, रिजल्ट आपसे कई दूर भागेगा। बड़ा बेबाक बोलता हूँ इस संबंध में, जो बच्चे लिखने से भागते हैं वो कभी PCS या IAS कंप्लीट नहीं करते, ये तय जान लीजिए। पढ़ाई का मूल मंत्र है 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे लिखिए। जितना लिखेंगे मेंस में कलम उतना ही नहीं रुकेगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस के नेचर को पकड़ पाएंगे, जो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। मैं एक दिन किसी दिन क्लास लूँगा, तकनीक बताऊँगा कैसे लिखा जाता है, मैं उसकी भी तकनीक अलग से बताऊँगा, क्योंकि ये मैं PT मेंस और तमाम SSC के छात्र हैं सबको लेकर चलता हूँ। आप लोग जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उनको लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें बताऊँगा कि आंसर के मॉडल्स में कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो SSC के भी छात्र हैं वो भी सुनेंगे। भविष्य में मैं मानता हूँ, मैं SSC के छात्र को कभी SSC तक सीमित नहीं रखना चाहता, वरना मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ फिर किस लिए। मैं उनमें इतना उद्बोधन भर देता हूँ, इतना ज़्यादा उनको फोर्स भर देता हूँ कि वो सिविल सर्विसेज के लिए सोचने लगते हैं। कई बच्चे सोचे और कई बच्चे कम्पीट भी किए बेटा। SSC के बहुत सारे ऐसे छात्र जो सिर्फ SSC के लिए और रेलवे के लिए आए थे तैयारी करने, और आज PCS अधिकारी बन करके SDM और DSP बन के हैं, कई एक हैं मेरे छात्र। तो आप यहीं तक सीमित न रहें। निश्चित रूप से कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, एक तत्कालिक लक्ष्य हो सकता है, शॉर्ट टर्म लक्ष्य है आपका, गोल है, प्राप्त कर लें, मैं उसमें दूर नहीं करना चाहता, लेकिन गोल बड़ा रखिए। जब गोल अच्छा रखेंगे, जो दूर तक जाने का रखेंगे, और तब उसको अचीव करेंगे तब मज़ा आएगा लाइफ में। छोटे गोल प्राप्त करके संतुष्ट हो जाना ये भी अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।